नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एडिटोरियल वीडियो के अंदर। आज 13 अक्टूबर है। चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही साथ अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको जो दैनिक जागरण का जो डेली 7 बजे तक आपको न्यूज़पेपर प्रोवाइड करवा देता हूँ। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा आर्टिकल है वह द हिंदू से संबंधित आर्टिकल है। इससे पहले एक द हिंदू के अंदर आर्टिकल और था जो कि इंपॉर्टेंट नहीं था, जो कॉलेजियम के अंदर किस प्रकार की जो व्यवस्था उससे संबंधित था, जो हमने कल ही डिस्कस किया था उससे संबंधित। ठीक है, बाकी शाम को जो न्यूज़ होगी उसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे, उससे संबंधित कोई न्यूज़ होगी तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारे ये आर्टिकल वह कहता है द वार अगेंस्ट इलीगल गुड्स इन इंडिया फाइट। ठीक है, जिस प्रकार हम देखते हैं अभी वर्तमान के अंदर अर्थव्यवस्था के अंदर महंगाई बनी हुई है, तो उस महंगाई से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, भी कुछ जो अवैध प्रकार के जो कह सकते हैं जो गुड्स होती हैं, जो वस्तुएं होती हैं, उनको खरीदना पसंद करते हैं। जिससे क्या होता है भी ऐसी वस्तुएं जिन पर हम कह सकते हैं भी जिन पर टैक्स नहीं लगता, या जो कर चोरी जैसी समस्याएं जो सॉरी जो वस्तु होते हैं, क्योंकि वह बाजार मूल्य से सस्ते पर हमें प्रदान की जाती है या प्रदान हो जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है भी लोग क्या करते हैं भी उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। इसी के साथ इसमें हम देखते हैं भी जो अवैध व्यापार में केवल गुड्स ही नहीं है, हम मादक पदार्थ भी देखते हैं। अभी हाल ही दिन पे कुछ हमने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था जिसके अंदर देखा था भी किस प्रकार से जो अवैध जो मादक पदार्थ है उनका भी भारत के अंदर किसी अवैध तरह से व्यापार हो रहा है। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर आर्टिकल के अंदर ये भी कहा गया है भी जो ये जो अवैध व्यापार का जो एक अलग अर्थव्यवस्था, यानी जो अर्थव्यवस्था के साथ एक समांतर अर्थव्यवस्था बनती चली जा रही है। यानी जो अवैध व्यापार की तरफ जिस प्रकार की जो सस्ते चीज़ें मिलती है तो लोग उनकी ओर ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। जो ये एक जो मूल अर्थव्यवस्था है हमारी, उससे अलग अर्थव्यवस्था या समांतर अर्थव्यवस्था बनती जा रही है। क्योंकि जो मूल अर्थव्यवस्था होती है वह सरकार के द्वारा कर लगाकर एक अच्छे परिप्रेक्ष्य में चलाई जाती है, लगभग सभी का ध्यान में रख के बनाई जाती है। मगर जो इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती है इसमें जो संपूर्ण लाभ होता है वह कुछ बिचौलियों को ही मिलता है, सरकार को इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये एक प्रकार की इसकी समानांतर अर्थव्यवस्था बनी हुई चलती है। ठीक है, साथ ही साथ जो यह जो भारतीय जो राजस्व हुआ है हमारा, सरकार का जो राजस्व है वह भी दिनों दिन कम होता चला जाता है। इसमें क्या होता है वो जो हमारे जो सीमा शुल्क होते हैं, जो कस्टम ड्यूटीज होते हैं, उनको माल से उनकी आंखों से या उनकी नज़र से माल को बचा करके बाजार में सीधा बेच दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह की इस आर्टिकल के अंदर डिस्कशन किया गया है। तो क्या कहता है अभी भारत में थोक मुद्रास्फीति जुलाई में घटी है, जबकि लेकिन अप्रैल में यह लगभग कितने दोहरे आंकड़ों में रही है। और पिछले महीने मुद्रास्फीति की दर कितनी थी, 12.41% दर्ज की थी। और जुलाई में ये कितनी थी, लगभग 13.43% थी। मगर अभी जो हाल का जो इस वर्ष है जो मुद्रास्फीति है वह उससे कम हुई है, सॉरी जो यानी जो थोक मुद्रास्फीति है वह क्या हुई है, थोड़ी कम हुई है। आगे इसमें किताबी लगातार उच्च मुद्रास्फीति के कारण लोग मांग कम करते हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में लोग सस्ते विकल्पों की तलाश में शुरू कर देते हैं। यानी अगर कोई चीज़ हमें महंगी मिलती है तो हम उसके सस्ते के विकल्प तलाश करते हैं। हम कोई वस्तु को हम बिना बिल लेने के उसके राजी हो जाते हैं, ठीक है हमें ये चीज़ 1000 रुपये सस्ती मिलती है तो हम उसके में क्या करते हैं, उसको बिल की हमें क्या ज़रूरत है। बिल चुराने की वजह से क्या होता है, जो दुकानदार होता है वह पूरा का पूरा पैसा उसकी जेब में चला जाता है और भारत सरकार को उस प्रकार का कोई भी पैसा नहीं मिलता। और भारत सरकार के पास पैसा नहीं होने की वजह से जो जन कल्याण की जो योजनाएं हैं, जिनके अंदर जो जन कल्याण से संबंधित जो योजनाएं चलाई जाती है, जिनका पैसा गरीब लोगों को दिया जाता है, तो वह पैसा नहीं मिल पाता है। इसके परिप्रेक्ष्य में हमें क्या करना पड़ता है, जो भारी जो संस्थाएं होती हैं, जो यह भारी देश है, उनसे हमें क्या लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। और उसके ऋण के रूप में हमें हमारा जो पैसा है उनको दिनों दिन देना पड़ता है। और कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था पर जो बोझ है वो बहुत अधिक गहरा होता चला जाता है। ठीक है, साथ ही साथ बस यही क्या है, वे एक समांतर अर्थव्यवस्था को भी जन्म देता है। साथ ही साथ ऐसी स्थिति में जो चीन निर्मित जो वस्तुएं भी बढ़ जाती हैं, कहीं न कहीं जो चीन की जो हम कह सकते हैं जो निम्न गुणवत्ता की जो वस्तुएं होती हैं उनकी जो मांग है वह बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ कहीं न कहीं हम अपनी गुणवत्ता से क्या कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। यह गुणवत्ता कहीं न कहीं हमारी जो अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुँचाती है। जो हम किसी किसी प्रकार का जो वस्तु खरीदते हैं उसकी क्वालिटी अगर कम है तो हम उसे लंबे समय तक यानी जो यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो हमारा खर्च और बढ़ जाता है। साथ ही साथ इसी प्रकार जो जिस प्रकार के जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके अंदर अगर गुणवत्ता की कमी होती है तो हमें स्वास्थ्य जैसी समस्याएं भी भुगतनी पड़ सकती है। ठीक है,
और कहीं न कहीं जो चीन की जो चीन इसके लिए क्या करता है, कहीं न कहीं जो डंपिंग जैसी स्थिति, जिसको हम इसमें एक एग्जांपल देगा, अभी चीन एक है गुनगुनाता हुआ कारखाने का उपयुक्त यानी घेर, यानी ये क्या करता है, परोसता है। यानी कहीं न कहीं जो हमारे जो व्यापारी हैं, हमारे जो घरेलू उद्योग है, उनको क्या करता है, अपनी ओर प्रभाव यानी आकर्षित करता है, यानी सस्ते माल प्रोवाइड करा के, मगर उनकी गुणवत्ता इतनी अधिक नहीं होती है, जिसकी वजह से हमें भविष्य में उसका नुकसान हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे इसके अंदर अभी सस्ते विकल्पों के लिए उपभोक्ता की खोज एक खतरे को जन्म देती है, क्योंकि इससे हमें जो कहीं न कहीं हमारे जो अर्थव्यवस्था उसको तो नुकसान होता ही होता है, साथ ही साथ जो हमारी युवा पीढ़ी है वह भी इस प्रकार के व्यापार की ओर और ज़्यादा क्या होती है, आकर्षित होती है, और वह कहीं न कहीं अपराध की श्रेणी के अंदर चले जाते हैं या अपराधी कृतियाँ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और जो कि अधिक ही हमारे लिए दर्दनाक है। आगे कहता है विदेश में हम कहते हैं तस्करी, ठीक है, जिसमें स्मगलिंग या अवैध माल के बाजार भी बनता है, यानी एक प्रकार की तो तस्करी है या जो अवैध व्यापार है वह भी बनता जाता है, और जिसमें जो मुख्य कारण कहीं न कहीं जो हमारे युवा हैं या जो गरीब लोग हैं, जो अपनी ज़रूरतमंदा को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वह इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, जिससे आने वाले समय में हमें जो आपराधिक कृत्यों के कारण जो देश के ऊपर जो सुरक्षा से संबंधित और बोझ बढ़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ इसमें जैसे कौन कौन से आइटम लिए गए, जैसे मोबाइल्स हैं, जो फास्ट मूविंग कंप्यूटर गुड्स हैं, या जो घरेलू या व्यक्तिगत सामान है, ठीक है, इसी के साथ जो एमएससीजी पैकेज फूड्स हैं, या जो तंबाकू है या मैदक पदार्थ है, ये भी कहीं न कहीं तस्करी के क्या करते हैं, कारण बनते हैं, क्योंकि मोबाइल टैबलेट तो जो हम गुणवत्ता करते हैं, मगर खाद्य पदार्थों की एक बात आती है तो वह हमारे स्वास्थ्य से संबंधित होती है, जिसका हमें काफ़ी कह सकते हैं भयंकर परिणाम देखने को मिल सकता है। आगे इसके अंदर जो इकोनॉमिक एक ही रिपोर्ट है जिसका नाम है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में अवैध व्यापार व पर्यावरण सूचक में निम्न स्थान पर रहा था। कौन? भारत। ठीक है, अर्थव्यवस्था में अवैध व्यापार के जोखिम को कम करने में भी हमें मात्रात्मक कार्य करने की क्या है, आवश्यकता है। हमें क्या करना है, भी जो अर्थव्यवस्था होती है उसको सुधारने के लिए कहीं न कहीं सरकार को सक्रियता रूप से भागीदारी देनी होगी, साथ ही साथ हमें उसमें मात्रात्मक भी कह सकते हैं और गुणात्मक भी कार्य करने की हमें आवश्यकता हो सकती है, और कड़े कड़े कानून बनाने की हमें क्या हो सकती है, आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है वह भी हमारा द हिंदू से आर्टिकल है, जिसके अंदर कहा गया अभी वी नीड ए फॉरेस्ट लेड कॉपर 27। अभी हमें हाल ही में पता है, पीछे जो कि यूपीएससी के 2022 के अंदर यहाँ से क्वेश्चन भी आया था, जो COP26 हुआ था। ठीक है, तो ये COP26 है, इसमें जिक्र किया गया है। अभी जो COP26 है वह कहीं न कहीं क्या था, हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं से संबंधित था। यह हमें कार्बन न्यूनीकरण से संबंधित था, जिसके अंदर हमने कुछ लक्ष्य रखे थे, भी हम कार्बन को कम करेंगे, हम जो हमारी नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ ज़्यादा जाएंगे। मगर जो अभी इन्होंने ये रिकमेंड किया है, अभी जो COP27 हो, वह कहीं न कहीं जो वन है या जो पर्यावरण को भी हम कह सकते हैं, जो हमारे जो फॉरेस्ट हैं उनको बचाने के लिए या उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ये COP27 करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो वन है वह हमारी जो पर्यावरण है या जो हमारी जीवन है उसके लिए कितने महत्वपूर्ण है, और कहीं न कहीं ये कार्बन सिंक का भी कार्य करते हैं, यानी कार्बन को सोखने का भी क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं अभी पौधे होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो पौधों का पर्यावरण को शुद्ध करने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर जो UNFCCC का जिक्र किया गया है उसको भी हम देख लें। क्या कहता है कि सितंबर में साइंस जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया था भी पृथ्वी पर अब तक मानव के कारण वैश्विक तापमान में कितना 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के मुख्य 5 कारक खतरनाक ट्रिपिंग बिंदु को चिन्हित किया गया है। यानी जो वैश्विक तापमान है उसके लिए 5 कारक यानी बताए गए थे, जो कहीं न कहीं जो 1.1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाया है। जलवायु परिवर्तन को नियंत्रण हेतु प्रौद्योगिकी विकास और हस्तांतरण की मांग दुनिया भर में तेजी हुई है। जिस प्रकार से हम देखते हैं भी जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित हम जो नई नई टेक्नोलॉजीज का जो इस्तेमाल करते हैं, नई नई जो खोजों की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर एक जो ग्लेसो में अंदर जो COP26 हुआ था वह भी जो तकनीकी अवसाद को बढ़ावा देता है, यानी जो किस प्रकार से जलवायु के अंदर नवी नवी तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। और COP26 में केवल 3 बिंदुओं पर केंद्रित था, कौन कौन से,
बिजली, बिजली के अंदर हम जल विद्युत कह सकते हैं, नवीनीकरण ऊर्जा कह सकते हैं, परमाणु विखंडन की ऊर्जा कह सकते हैं, या गैर उत्सर्जन बिजली, बिजली जो क्या करते हैं, कार्बन को उत्सर्जन नहीं करते हैं, या हम कार्बन कैप्चर की बात करते हैं, यानी कार्बन को किस प्रकार कंट्रोल किया जाए, या उसको स्टोरेज की हम बात करते हैं, या बायोमास की बात की थी। मगर हमने इसके अंदर कोई वन संरक्षण की बात नहीं की थी, जिसका ये जो राइटर है वह जिक्र कर रहे हैं, अभी तो हमें COP27 है, वह हमें कहीं ना कहीं जो जो हमारे जो फॉरेस्ट है उससे संबंधित होनी चाहिए। इसमें कहा भी वर्तमान में जो वन अर्थव्यवस्था और संरक्षण और जंगलों जैसे विशेष विषयों पर तकनीकी केंद्रित संबंध बातचीत का अभाव है। कहीं न कहीं जो वन जो हमारी अर्थव्यवस्था या उनके आरक्षण जो संरक्षण से संबंधित अभी हम उस प्रकार के या उस लेवल की बातचीत नहीं करते हैं, हमारे अंदर जो उस प्रकार के विचार की हमें क्या है अभी अभाव है, तो हमें उनके विचार की तरफ जाना चाहिए, जो कि सबसे अच्छा कार्बन उन्मूलन साधन है। यानी इसके लिए हम कह सकते हैं भी जो पौधे लगाने से, क्योंकि वह कार्बन का अवशोषित करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए आर्थिक रूप से भी ये क्या है काफ़ी फायदेमंद है। ठीक है, आगे कहता है जलवायु के संरक्षण में उतनी ही मात्रा में निवेश करने की आवश्यकता है जितना कि हम तकनीकी के अंदर करते हैं। ठीक है, जैसा कि हम देखते हैं भी जितना हम नई नई तकनीक या विकसित करने के अंदर क्या करते हैं भी निवेश करते हैं, या जो हमारा खर्च बढ़ाते हैं, वैसे ही खर्च की हमें आवश्यकता है कैसे, नई नई प्रौद्योगिकी हमें जलवायु को निपटने से संबंधित या वन के फॉरेस्ट को लगाने से संबंधित। ठीक है, जो नए नए जो हम कह सकते हैं भी जो हमारे विकास के कार्य होते हैं, जिसमें अगर जंगलों की कटाई होती है तो हम क्या करते हैं नए पौधे लगाते हैं, जितने पौधों की कटाई होती है उससे हमें नए पौधे लगाने पड़ते हैं, ताकि भविष्य के अंदर जितने जल की यानी वन की कटाई होता है उतना ही जो वन है वह क्या रखे स्थिर रखा जा सके। जैसा कि हमें पता है भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट है आती है, उसके अनुसार हमने देखा जो वन की जो सीमा हमने कितनी रखी है, लगभग 33% रखी है विश्व के यानी भारत के अंदर, यानी भारत अपने कुल क्षेत्रफल का 33% हिस्सा यानी क्या किसका रखेगा, वन का रखेगा, जो कि अभी हम इसको पूर्ण नहीं कर पाए हैं। ठीक है, और 2023 के अंदर जो क्योंकि 2 साल के बाद वन संरक्षण रिपोर्ट आती है, तो 2023 के अंदर भी ये रिपोर्ट आने वाली है। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखें भी कितना है, हम भी जो फॉरेस्ट है वह बड़ा है या कम हुआ है, उस हिसाब से क्या कहते हैं। हम यह भी समझने की जरूरत है कि जलवायु संकट की जो वास्तविक समस्या यह है कि जो मानव उपभोग और गतिविधि हमारे लिए पूर्व नियोजित क्षमता से अधिक है। यानी जो मुख्य जो हमारी जो समस्या है जलवायु की, वह कार्बन ये है भी जो हमारी जो ज़रूरतें हैं वह अधिक है, और जब भी जो पृथ्वी के पास जो संसाधन है या उसकी जो कार्बन क्षमता है वह क्या है, कम है। इससे हमारे साथ दो विकल्प हो सकते हैं, दो कह सकते हैं हम सोल्यूशन, या तो हम अपनी आवश्यकता को कम करें जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इस या फिर हम जो पृथ्वी की जो कार्बन क्षमता है उसको बढ़ा दें, और वह हम किस प्रकार से कर सकते हैं भी यहाँ पर पौधारोपण अधिक से अधिक किया जाए, नई नई तकनीक का विकास किया जाए, तो हम क्या सकते हैं भी हम अपनी आवश्यकताओं तो कम नहीं कर सकते हैं, मगर जो पृथ्वी की जो कार्बन सोखने की जो क्षमता है उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो हमें जो नई नई प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऐसी क्षमता को बढ़ाने का क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। आगे कहता है प्रौद्योगिकी सर्वोत्तम रूप से एक स्थायी और पुनर्नियोजित और न्याय संगत दुनिया की मांग को हमारी सहायता करती है। यानी जो प्रौद्योगिकी होती है वह किस प्रकार से हमें जो पुनर्नियोजित करना, हमारे स्थायी विकास करना और न्याय संगत दुनिया को बनाने में हमारे लिए क्या करती है, मदद करती है। ठीक है, तो हम देखते हैं भी कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है भी प्रौद्योगिकी का विकास है हमें जलवायु परिवर्तन से संबंधित करने में। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है हमारा वह दैनिक जागरण से संबंधित आर्टिकल है, क्योंकि दैनिक जागरण में आज दो ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट आए थे। ठीक है, जैसे क्या भी रुपये की मजबूती के लिए कारगर प्रयास, जो कि हमने पहला आर्टिकल भी इसी प्रकार से कहीं ना कहीं जो हमारी महंगाई से संबंधित ही था, और ये भी आर्टिकल ऐसा भी जो हमारा जो रुपया है, हम देखते हैं अभी वर्तमान के अंदर जो रुपया है वह अन्य देश की जो मुद्रा है उससे काफ़ी मात्रा में कम होता चला जा रहा है। अगर डॉलर के मुकाबले देखें तो अभी हाल ही में हमारा लगभग 82.62 पैसे के आसपास $1 के मुकाबले हो गया है, जो कि कुछ ही दिनों में ये क्या काफ़ी उच्च बढ़ोतरी में रहा है, जो कि कहीं ना कहीं जो महंगाई है उसका मुख्य कारण ये रुपए की बढ़ोतरी है, जिसकी वजह से जो हमने कल एक एग्जाम्पल देखा था भी एक व्यक्ति जो बाहर यानी विदेश में अपने पढ़ रहे बच्चों को अगर पैसे भेजता है, जैसे को उसको पहले 1 लाख भेजने थे तो अभी उसको 1,10,000 रुपये भेजने पड़ रहे हैं, तो वह 10,000 रुपये के ये इसी प्रकार हैं क्योंकि जो रुपये की जो दर बढ़ी है उसकी वजह से उसे 10,000 रुपये अधिक देने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो यही बात इस आर्टिकल के अंदर कही गई है। सबसे पहले आर्टिकल की जो शुरुआत होती है इसमें कहता है जो महंगाई है
ठीक है। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई ने क्या किया था, अपनी रेपो दर को क्या किया था, बढ़ाया था। और कितना बढ़ाया था, ये लगभग 50 बेस पॉइंट बढ़ाया था। और इसकी आकांक्षा देखते हुए वर्तमान में भी यानी आगे वाले भविष्य में जो मौद्रिक समिति की जो गठित यानी जो समिति की जो बैठक होगी उसमें मुद्रास्फीति की दर को और बढ़ाया जा सकता है, यानी रेपो दर को और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, क्या कहता है, यह सही है कि महंगाई के आर्थिक गतिविधियां मंद पड़ने लगती हैं। भी जिस प्रकार से हम कहते हैं भी जो हम देखते हैं भी जो मुद्रास्फीति हम रेपो दर बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बैंक होते हैं वह लोन नहीं दे पाते हैं, या जो देते हैं तो महंगी ब्याज दरों पर देते हैं। मगर इस आर्टिकल के अंदर कहा भी हम जो इस प्रकार के जो कदम है एक सीमा तक उठाने हमारे लिए सही है, मगर एक सीमा के बाद अगर हम ऐसे ही कदम उठाते हैं तो कहीं न कहीं हमारी जो औद्योगिक गतिविधियां हैं उसके अंदर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे मांग कम होगी, मांग कम होने से आपूर्ति कम होगी, आपूर्ति कम होने से हमें जो रोजगार की जो समस्या है यानी जो बेरोजगारी की दर बढ़ेगी, यानी रोजगार लोगों के छीनते जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, भी जो अर्थव्यवस्था है और अधिक गहरी गरीबी या नकारात्मक प्रभाव की तरफ बढ़ती चली जाएगी। तो हमें जो इस प्रकार के जो कदम है एक सीमा तक उठाने चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ इससे कहा गया भी जो हमें जो हम एग्जाम्पल लिया गया भी जो कुल हाल ही के अंदर जो विदेशी शेयर बाजार था, भारतीय शेयर बाजार में विदेशी पूंजी में भारी निकासी हुई है, जिस प्रकार से हम कह सकते हैं भी जो रुपए का जो मूल्य ह्रास हुआ है, जिसकी वजह से जो विदेशी जो लोग हैं, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक है वह भी क्या हुई है, कमी हुई है। जो हमने कुछ देखा था वह लगभग 7,600 कुछ करोड़ के आसपास जो उन्होंने पैसा निकाल लिया था। ठीक है, क्योंकि जो अमेरिका के जो फेडरल रिजर्व बैंक ने उसने ब्याज दरें क्या करी थी, बढ़ाई थी, जिसकी वजह से यहाँ के जो निवेशक थे उन्हें लगा भी जो अमेरिका का जो बाजार है वहाँ पर उन्हें पैसा लगाना उनके लिए क्या होगा, ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर कहा गया है भी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड के आंकड़ों के अनुसार इस साल अब जो हम देखते हैं भी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश है उसमें लगभग 2.08 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध जो बिकवाली की, जिसका आंकड़ा लगभग 2,000 करोड़ प्रति कह सकते हैं भी रुपए रहा है, यानी प्रतिदिन लगभग 2,200 करोड़ रुपए हमारे यहाँ विदेशी पोर्टफोलियो निवेश द्वारा निकाले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि कितना हमारी अर्थव्यवस्था पर एक प्रकार का बोझ बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि जो विदेश से जो पैसा लेकर जाएगा यहाँ से वह डॉलर के तुलना में लेके जाएगा, और डॉलर हमें क्या करना होगा, हमारे आरबीआई को डॉलर की व्यवस्था उनके लिए करनी होगी। ठीक है, आगे इसके अंदर कहा भी जो अमेरिका में मुद्रास्फीति संवेदनशीलता सीमा से 2% अधिक है, यानी जितनी जो अमेरिका के अंदर होनी चाहिए उससे भी 2% महंगाई दर वहाँ पर मुद्रास्फीति की दर है वह क्या अधिक है। भारत में भी अधिक है, क्योंकि भारत ने जो लक्ष्य रखा है हमने जो मुद्रास्फीति कंट्रोल करने का वह हमने रखा है 4+-6। ठीक है, इसका अर्थ है जो मुद्रास्फीति की जो अधिकतम सीमा हमने कितनी रखी है, 6 रखी है, और जो न्यूनतम सीमा हमने क्या रखी है, 4 रखी है। यानी 4 से हम मुद्रास्फीति को कम नहीं होने देंगे और 6 से हम बढ़ने नहीं देंगे। मगर वर्तमान स्थिति हम देखें तो हमारी जो मुद्रास्फीति की दर है वह 7.2% से ऊपर चल रही है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए कितना और अधिक क्या हो जाता है, घातक हो जाता है, क्योंकि जो हमारी जो सीमा है हम उससे भी अधिक क्या कर रहे हैं, हमारी महंगाई दर बढ़ी है। ठीक है, साथ ही इस आर्टिकल में आगे कहा गया है भी जो अमेरिका है वर्ष 2023 तक अपने जो ब्याज दरें हैं उसके अंदर लगभग 4.6% तक की क्या करता है, बढ़ोतरी कर सकता है। इसी की तुलना में जो हमारी जो मौद्रिक समिति है उसके द्वारा भी रेपो दर है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर कहा गया भी जिस प्रकार से जो वर्तमान में हम देखते हैं भी जो चीन की है या भारत की है, जो कहीं न कहीं जो भारत है वो उसकी जो ग्रोथ दर है वह लगभग अन्य देशों से बेहतर है। इसी के अंदर जो हमारे जो शक्तिकांत जी हैं उन्होंने कहा था भी जो महंगाई की ऊंचाई दर होने के बावजूद भी भारत की जो सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर है वह दुनिया में सबसे बेहतर है, और घरेलू वित्त में दुनिया में 6 माही यानी 6 माही में मांग की स्थिति में सुधार होने का अनुमान लगाया गया था। ठीक है, साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थायित्व कायम करने और विदेशी मुद्रा भंडार में कुछ भी कमी आने से घबराने की जरूरत हमें नहीं है। ये की बात किसने कही थी, हमारे जो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत जी, उन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, तो बाकी सब इसमें यही जिक्र किया गया अभी 2030 में जो 2023 तक क्या होगा, ये आरबीआई क्या करेगा, अपनी रेपो दर बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में और महंगाई की दर हो सकती है। ठीक है, इसी बारे में ये सारा का सारा जिक्र किया गया है।
ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। जो एक ये इसी की साइड में एक आर्टिकल था जिसमें कहा था विपन्न वर्ग को मिले जो विशेष सुविधाएं। इसमें कभी हाल ही में भारत से संबंधित दो बड़ी समस्याएं हम दुनिया भर में जो घटनाएं हैं वह क्या रही है, सुर्खियों में रही है। कौन सी घटनाएं? पहली घटना तो ये थी जो भारत ने ब्रिटेन को पिछाड़कर जो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना था। साथ ही साथ जो अडानी ग्रुप है वह हम देखते हैं अभी भारत में दूसरे नंबर पर सबसे अमीर व्यक्तियों में रहा था। ठीक है। तो ये भी कहीं ये दो घटनाएं ऐसी थी जो भारत के हम कहते हैं भी वर्तमान में जो भारत के चर्चा में रहा था कुछ ही दिनों पहले। तो इसके अंदर कहा गया भी जो ऐसे क्या कारण है भी जो अमीर है भारत के अंदर और अमीर होता जा रहा है, और जो गरीब है वह क्या होता है और अमीर होता जा रहा है, या गरीब और गरीब होता जा रहा है। ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर कुछ हमें सकारात्मक पक्ष भी दिए गए हैं। कहीं न कहीं जब हम अपना आर्ट्स और राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो उसके अंदर हमें सकारात्मक पक्ष दिखाने होते हैं, तो उनके बारे में भी इसके अंदर जिक्र किया गया है। ठीक है। इसमें कहता है भी भारत की आय में असमानता बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो हमने देखा भी अमीर और अमीर होता जाता है और गरीब हो रहा है। ठीक है। और कहीं न कहीं जो ये तथ्यात्मक रूप से इसने कहा भी पूर्णतः ये बात सही नहीं है। ठीक है। क्या कहता है भी सदी के अंत तक देश में आर्थिक सुधार के बाद भी आबादी में जो काफ़ी संख्या में गरीबी रेखा से लोग क्या हैं, ऊपर आए हैं। इसमें कहा भी जो विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 1991 में जहां प्रति व्यक्ति आय हमारी कितनी थी, $301 थी, वह 2021 में बढ़कर कितनी होगी, 2277 हो गई है। तो ये हम देख सकते हैं भी प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब ये होता है भी इसमें ये भी हो सकता है भी एक व्यक्ति की आय बहुत अधिक हो और एक व्यक्ति की आय बिल्कुल निम्न हो। ठीक है। यानी एक व्यक्ति की आय क्या पता हो भी कम से कम $5 या $10 ही हो, एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी लाखों अरबों डॉलर हो, तो यह भी हो सकता है। साथ ही साथ इसके अंदर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के 2015-2016 के दौरान भारत में यानी 2005 से 2006 और 2015 से 16 के दौरान लगभग 27.1 करोड़ लोग अत्यंत गरीबी वर्ग से क्या है बाहर निकलने में सफल हुए हैं। ठीक है। उधर भारत में करोड़पतियों की संख्या में भी तेजी से क्या हुई है, वृद्धि हुई है। भारत वर्ष 2021 में आयकर भरने वाले लगभग कितने थे, 1.31 लाख लोग थे जिन्होंने अपने आप को करोड़पति घोषित किया। यानी वह अपने आयकर में यानी इतना हम भारतीय राजस्व के अंदर क्या करते हैं, संयोग करते हैं। ठीक है। और देश के प्रत्येक वर्ग ने महत्वपूर्ण आर्थिक प्रगति की है, लेकिन अमीर की आय तुलनात्मक रूप से गरीबों की तुलना में क्या हुई है, अधिक मात्रा में बढ़ी है। यहाँ ये निस्संदेह भी 1991 से लेकर प्रत्येक व्यक्ति ने कहीं न कहीं जो हमारी उन्नति की है या प्रगति की है, मगर जो जितनी तुलना में होनी चाहिए वह प्रगति नहीं हुई है। ठीक है। तो इसमें आगे इसके अंदर कहा गया है भी जो पब्लिक जो एक है, इसके लिए क्या है भी जो पब्लिक पॉलिसी अर्थात जो लोक नीतियां हैं उसकी खामियों को मुख्य कारण इसके अंदर बताया गया है। यानी जो सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं उसमें जो खामियां होती हैं जिनमें इनको इसमें अंदर मुख्य कारण बताया है। ठीक है। साथ ही साथ जबकि जो कृषि है वह अन्य असंगठित क्षेत्र हैं उनमें भी अच्छे सुधार नहीं किए गए हैं। यानी हम देखते हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो मुख्यतः ज़्यादातर लोग हैं वह कृषि क्षेत्र या असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो उनमें हमें रचनात्मक या दृढ़ता से सुधार करने की क्या आवश्यकता है। इनकी कमी की वजह से भी क्या है, हमें इनके अंदर अच्छे सुधार देखने को नहीं मिले हैं। ठीक है। तो यही इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है। साथ ही साथ हमें जो समय के अनुसार कदम उठाने चाहिए, यानी अनुकूल समय हो उसी समय उठाना हमारे लिए क्या होता है, जरूरी होता है, क्योंकि समय के बाद उठाए गए कदम हमारे लिए किसी भी प्रकार का सकारात्मक कदम नहीं हो सकता है। ठीक है। तो ये बस इस आर्टिकल के अंदर बात की है। दोनों आर्टिकल ये जो दोनों आर्टिकल थे, ये आर्टिकल और ये आर्टिकल एक ही पेज पर थे, तो दोनों आर्टिकल एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ठीक है। तो अगला जो आर्टिकल है वह है भी जो जिस प्रकार से हमने आजकल देखते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था भी जिस प्रकार से युवाओं को क्या है जो जो हम कह सकते हैं जो विवाह से संबंधित क्या हुआ है भी जो मोह दिनों दिन कम होता जा रहा है। तो इसके हमने नकारात्मक पक्ष देखे तो जो ये एक प्रकार का सकारात्मक पक्ष हम कह सकते हैं भी किस प्रकार से कहीं न कहीं जो वर्तमान में जो युवा है वह कहीं न कहीं जो भावनात्मक तरज है उसकी ओर क्या करते हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक सकारात्मक पक्ष है। कहीं न कहीं हमें एक आशा दिखाता है भी नहीं, सभी लोग युवा ऐसे नहीं हैं जो इस प्रकार की कृति करते हैं, यानी इस प्रकार की भावना रखते हैं। ठीक है। जबकि कुछ लोग जो विवाह को समर्थन करने वाले भी लोग इसके अंदर हैं। तो ये कहीं न कहीं हमारे लिए एक सकारात्मक या जिसमें हम कह सकते हैं भी एक आशावादी विचार को प्रकट करता है। क्या कहता है इसके अंदर, युवा किसी भी देश में मानव संसाधन का मुख्य हिस्सा होता है। साथ ही साथ जो मानव होता है या जो मनुष्य होता है या जो युवा होता है वह सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों का वाहक भी होता है। यानी वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है, जो हमारे जो सामाजिक मूल्य है जो सांस्कृतिक है उसको यानी पहुंचाने का कार्य भी करता है।
ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर आगे कहा गया है कि वर्तमान में जो हमारी युवा पीढ़ी है वह जो परिवार है उसके मायने समझ रही है और देश में बड़ी संख्या में परंपरागत ढंग से वैवाहिक बंधन में बंध रहे हैं। यानी कहीं न कहीं जो परिवार की जो जिम्मेवारी है उनको ज़्यादातर युवा क्या है समझ रहे हैं। ठीक है। और यह बदलाव उनकी घर परिवार में से जुड़े रहने में के सोच के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर एक जो सर्वे किया गया था इसके अंदर किया गया था 25.7% जो पुरुष थे वह 34.7% महिलाएं विवाह को भावनात्मक सहारा बताती है, यानी भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ने को बताती है। वहीं 33% पुरुष और लगभग 20% महिलाएं ने इसे वित्तीय स्थिरता से जोड़ने के कभी देखा है, यानी इन्होंने वित्तीय स्थिरता को एक साथ जोड़ने को इसके अंदर देखा है। साथ ही साथ इसमें से यानी 40% जो पुरुष और 45% महिलाओं ने इसे जीवन भर का साथ भी इसके अंदर बताया है। ठीक है। तो हम देख सकते हैं भी कितना ये जिस आंकड़े से हम कह सकते हैं भी हम के जो युवा हैं वह विवाह या पारिवारिक संबंधों से प्रति कितने सकारात्मक रवैये से विचार कर रहे हैं। ठीक। तुलनात्मक के केवल 1% गौरतलब है कि जो वैश्विक हम देखते हैं भी जो तलाक की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो वैश्विक स्तर पर जो भारत में जो तलाक के जो मामले हैं वह केवल और केवल कितने हैं 1% है। ये भी कहीं न कहीं हमारा क्या है यानी सकारात्मक पक्ष है। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक हाल ही में दुनिया में जो तलाक के मामले में तेजी से क्या हुआ है बढ़त हुई है। तो ऐसी स्थिति में भारत में तलाक के मामलों में इस प्रकार की जो यानी 1% ही दुनिया के मुकाबले होना ये क्या है कहीं ना कहीं एक हमारा सकारात्मक कह सकते हैं, या एक जो पारिवारिक तरफ लोगों का जो भाव है वह प्रकट करता है। साथ ही साथ जो इसका जो कारण बताया गया वह अकेलापन है, अवसाद है या डिप्रेशन जैसी स्थिति इसके मुख्य कारण बताए गए हैं। ठीक है। साथ ही साथ जबकि जो कोरोना काल के बाद लोगों ने जो परिवार है उसकी अहमियत को क्या है समझा है। ठीक है। जो परिवार में रहना कितना उनके लिए फायदेमंद था इस चीज़ को भी उन्होंने समझा है। ठीक है। तो ये एक आर्टिकल था क्योंकि हाल ही के अंदर हमें पता है आज करवा चौथ का पर्व है, तो इसके अंदर हमने जो पारिवारिक संबंध है उसका हम देखते हैं कितना महत्वपूर्ण हमारे समाज के अंदर कितना महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है। और साथ ही साथ हमने कुछ पहले दिन आर्टिकल देखे जो उत्सव होते हैं वह कहीं न कहीं जो हमारे जो पारिवारिक संबंध है या सांस्कृतिक संबंध है साथ साथ उनके अलावा हमारी जो अर्थव्यवस्था भी कितना फ़ायदा पहुंचाते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।